आज बात करते हैं प्लेस ऑफ स्यूइंग की। वाद करने का स्थान। देखिए, प्लेस ऑफ स्यूइंग का मतलब है कि आप दावा कहाँ पर करेंगे, कौन सी अदालत में करेंगे। डेट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्लेस ऑफ स्यूइंग। देखिए, प्लेस ऑफ स्यूइंग के संबंध में जब आप सेक्शन 15 पढ़ेंगे और 16, 17, 18 एक साथ पढ़ेंगे, इनके ब्लॉक्स बना लीजिए। 15 आपको इंडिपेंडेंट पढ़ना है, 16, 17, 18 एक ब्लॉक में पढ़ना है, और 19 और 20 एक ब्लॉक में पढ़ना है, और आपको 21 और 21A एक ब्लॉक में पढ़ना है। राइट। अब प्रश्न क्या है कि व्हाट आर द प्रोविजंस इन CPC विच आर रिलेटेड फॉर प्लेस ऑफ स्यूइंग। वाद करने का स्थान कहाँ है। आपने एक दावा किया, आपने एक दावा तैयार किया। अब तैयार करने के बाद सबसे पहला प्रश्न यह आएगा जब आप ड्राफ्ट करेंगे कि कौन सी अदालत में करना है। सबसे पहले अदालत का नाम लिखना पड़ेगा, फिर पार्टीज़ का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद टाइटल ऑफ द सूट लिखना पड़ेगा, फिर फैक्ट सर्कमस्टांसेस लिखने पड़ेंगे, फिर वो 5 बातें आपको लिखनी पड़ेगी जो कि हर दावे में आवश्यक है। पहली बात तो काज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको वैल्यूएशन ऑफ सूट लिखना पड़ेगा, और उस वैल्यूएशन में कितनी कोर्ट फीस आप दे रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। फिर वेदर योर सूट इज़ इन लिमिटेशन और नॉट, ये लिखना पड़ेगा कि माई सूट इज़ इन लिमिटेशन। उसके बाद आपको जुरिस्डिक्शन बताना पड़ेगा, वेदर द कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट टू डिसाइड माई केस और नॉट। राइट। तो जुरिस्डिक्शन के संबंध में भी अपन बात कर लेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शंस आर देयर। देखिए, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, आर्थिक मापदंड पर क्षेत्राधिकार अदालतों का। उसके बाद बात करते हैं हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। उसके बाद बात करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद बात करते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। उसके बाद बात करते हैं सेकंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन, रिविजनल जुरिस्डिक्शन, रिव्यू जुरिस्डिक्शन। तो इस तरह की बातें अपन इसमें पहले समझ लेंगे। अब सेक्शन 15 पे यदि अपन बात करते हैं तो सेक्शन 15 क्या कहता है। एक बात और समझ लीजिए कि व्हाट आर द प्रोविजंस इन CPC विच आर रिलेटेड विद प्लेस ऑफ स्यूइंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज। जब आप सेक्शन 15 की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे इसको। 16, 17, 18 दे आर रिलेटेड विद इमूवेबल प्रॉपर्टीज, और आप 19 और 20 की बात करेंगे तो दे आर रिलेटेड विद मूवेबल प्रॉपर्टीज। सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स, ये 19 में आप पढ़ेंगे, और 20 में आप पढ़ेंगे अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिजाइड्स और काज ऑफ एक्शन अराइजेस। और उसके बाद 21 में आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्शंस टू जुरिस्डिक्शन कब लिए जा सकते हैं। और उसके बाद 21A में आप पढ़ेंगे बार ऑन सूट्स टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शंस एज टू प्लेस ऑफ स्यूइंग। वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास करने के लिए वाद का वर्जन। ये मैंने आपको 15 से लेकर के आपको 21A तक मैंने बताए। 15 की बात करिए। कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, every suit shall be instituted in the court of the lowest grade of competent to try it। इसको समझ लीजिए। 15 क्या कहता है, वह वाद न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए, हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, इंस्टीट्यूट किया जाएगा, जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। यहाँ 2 बातें आई। पहली बात तो क्या आई, लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट, लोवेस्ट ग्रेड, एंड दूसरी बात आई डेट कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। द कोर्ट मस्ट बी लोवेस्ट एज वेल एज डेट लोवेस्ट कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू डिसाइड डेट केस। जी अपन ने बात की। ये लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट का क्या मतलब, लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का दावा करना है तो आप कहाँ पर जाएंगे,
आप लोवेस्ट कोर्ट सिविल जज के पास जाएंगे और उसकी स्थानीय सीमा वो भी बनी हुई है कि साहब इस हलके के लिमिट्स की ये यहाँ पर सीमावर्ती यहाँ का मुकदमा इस कोर्ट में आएगा। जयपुर में बहुत सारे स्थान हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकदमा इस कोर्ट में आएगा, वो इसका लोकल टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। जो दोनों यदि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एज वेल एज पेक्यूनियर जुरिसडिक्शन यदि मिल जाते हैं तो उस अदालत में आप मुकदमा दायर कर दीजिए। लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ नेशन, वो लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट कब बन जाती है? जब आपको कोई एसएलपी करना होता है, राइट, दैट हैज़ बिकम द लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट। या आपको रिट पिटिशन लगानी पड़ती है, दैट इज़ द लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट, although that is the highest grade court of India, but so far the writ petition is concerned, right, or so far SLP is concerned, that has become the lowest competent court. इसी तरह से हाई कोर्ट की आप बात करते हैं, हाई कोर्ट में रिट पिटिशन लगाते हैं तो रिट के लिए द हाई कोर्ट इज़ द लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट। इसी तरह से मान लीजिए आप 5 लाख रुपए से ऊपर का दावा करना चाहते हैं तो लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सी हुई? डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, अब मान लीजिए तलाक का है मामला, मेंटेनेंस का मामला है, शादी से रिलेटेड मामला है, मैट्रिमोनियल मामला है, तो सब्जेक्ट मैटर ये हुआ, उसके लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सी हुई? पारिवारिक न्यायालय, फैमिली कोर्ट। तो इस तरह से द कोर्ट मस्ट बी लोवेस्ट एज वेल एज डेट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। आप दावा कहाँ करेंगे? सेक्शन 15 ये बताता है कि यू हैव टू गो इन द लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट वेयर द सूट विल इंस्टीट्यूटेड इन द लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट। 16 क्या बताता है? suit to be instituted where subject matter situate, suit to be instituted where subject matter situate, जहाँ पर इमोबिल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहाँ पर आप वहाँ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन देख लीजिए, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन देख लीजिए, दोनों मिल जाते हैं, वहाँ पर आप मुकदमा दायर कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि यदि आपको सलमान खान से मान लीजिए अपना फ्लैट खाली कराना है, बॉम्बे में आपने किराए पर दे रखा है, अब आप वकील साहब के पास आते हैं और कहते हैं कि साहब जयपुर में आप दावा कर दीजिए, मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा, जयपुर में मेरा दावा कर दीजिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द प्रॉपर्टी सिचुएटेड वेयर इन बॉम्बे। और बॉम्बे में भी जिस अदालत के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में वो आती है वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। और सो फॉर वैल्यूएशन इज़ कंसर्न, जो भी आपके दावे की मालियत होगी वो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन देखना पड़ेगा आप हैं, और आपको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन सम कोटा में कोई प्रॉपर्टी है और आप कहते हैं जयपुर में कर दीजिए दावा, तो डेट इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये 16 से संबंधित ए से लेकर डी तक एक पार्ट है और ई और एफ दूसरा पार्ट है, उस पर अपन बात करेंगे। 17 की जहाँ तक बात है, सूट फॉर इमोबिल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। 17 क्या कहता है? यदि आपकी कोई इमोबिल प्रॉपर्टी डिफरेंट जुरिसडिक्शन के कोर्ट में, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के कोर्ट में आती है, एक बड़ी मान लीजिए बंजर भूमि है और 5-7 बीघा की है, आपको पार्टीशन का दावा करना है, आप ये कहते हैं कि हम 5 भाई है और 5 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा मुझे दे दी जाए, मैंने पार्टीशन का सूट किया है, राइट। अब वो जो 5 बीघा भूमि है वो कोई पार्ट तो उसका मान लीजिए कोर्ट नंबर 3 में आ रहा है, कोई पार्ट 5 में आ रहा है, कोई पार्ट 7 में आ रहा है, कोई पार्ट 8 में आ रहा है, कोर्ट नंबर 8 में, कोर्ट नंबर 7 में, कोर्ट नंबर 3 में, कोर्ट नंबर 2 में। तो ये आपकी स्वीट विल है
कि यू कैन गो इन एनी कोर्ट, बीइंग ए प्लेंटिफ यू आर वेरी मच एंटाइटल्ड टू गो इन एनी कोर्ट। लेकिन कौन सी वाली कोर्ट में? जो उस भूमि, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के जुरिसडिक्शंस में आती है। मीनिंग देयर बाई कि सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। इस तरह की प्रॉब्लम फंस जाती है तो आपको क्या देखना है कि भाई ये 4, 5, 3 या एक से ज़्यादा 2 इन कोर्ट्स के जुरिसडिक्शन में, लोकल टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में ये संपत्ति आ रही है। अब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप जिसमें वो आ रही है, लोकल लिमिट्स में आ रही है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आ रही है, डिफरेंट कोर्ट में, तो आप किसी भी अदालत में आप अपने दावे को दायर कर देंगे। ऐसे ही 18 की बात अपन करते हैं। अपन एक एक अक्षर पढ़ लेंगे इसका। अभी आप मोटी बात समझ लीजिए। एक्ट के तहत भी अपन पढ़ लेंगे। 18 कहता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। जहाँ कोई पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका जुरिसडिक्शन जो है अनसर्टेन है कि क्या ये 8 नंबर के कोर्ट में टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बनता है या 9 नंबर की कोर्ट में बनता है टेरिटोरियल। पिक्यूनिटी की तो बात है ही, पिक्यूनिटी तो देखेंगे आप। तो टेरिटोरियल 8 में बन रहा है, 8 में भी बन रहा है, 9 में भी बन रहा है, ये बीच में कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है, बट इट इज़ नॉट सर्टेन, इट इज़ अनसर्टेन जुरिसडिक्शन। तो उसके संबंध में भी अपन सेक्शन 18 पे डिटेल बात करेंगे। इसी तरह से ये तो बात हुई 16, 17, 18। ये दीज आर रिलेटेड विद इमूवेबल प्रॉपर्टीज प्लेस ऑफ सुइंग एंड सो फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड कंपनसेशंस आर कंसर्न अपन 19 और 20 की बात करेंगे। 19 कहता है सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल। तो इसमें बात समझ में आती है कि ये आप कहाँ किधर कर सकते हैं। तो इसमें 3 बातें समझ लीजिए। पहला, वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, वेयर काज ऑफ एक्शन अराइजेस, वेयर डिफेंडेंट वर्क्स फॉर गेन, वेयर डिफेंडेंट डज हिज बिजनेस। ये 3 बातें अपन ने समझाई कि कहीं पर भी, तीनों में से कहीं पर भी वो दावा कर सकता है। इसी तरह से अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और काज ऑफ एक्शन अराइजेस। स्पेसिफिकली इसमें तो बाकायदा बता दिया कि वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और वेयर द काज ऑफ एक्शन अराइजेस, राइट। डिफेंडेंट रिजाइड्स, कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन एज अफोरसेट। तो सवाल जो अपन कर रहे हैं वो ये है कि 15 आप पढ़ेंगे लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट के बारे में, 16, 17, 18 इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है प्लेस ऑफ सुइंग, और 19 और 20 मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के संबंध में 19 और 20 प्लेस ऑफ सुइंग की बात करता है। इसी तरह से 21 पर जब अपन बात करेंगे तो ऑब्जेक्शंस टू जुरिसडिक्शन, व्हेन ऑब्जेक्शन कैन बी टेकन सो फॉर द प्लेस ऑफ सुइंग्स आर कंसर्न, व्हेन ऑब्जेक्शन में बी टेकन टू जुरिसडिक्शन। इसमें एक वर्ड आएगा आपका अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और कब आप कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, इस बारे में ये सेक्शन प्रकाश डालता है। और 21A की बात करेंगे तो वहाँ पर है बार ऑन सूट्स टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन, इट इज़ बार टू सूट। बार ऑन सूट्स टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन है। इस पर भी अपन बातचीत करेंगे। और आगे जो अपन पढ़ेंगे तो डिटेल एक एक अक्षर अपन एक्ट से पढ़ेंगे और उसको एलोबरेटली अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्लेस ऑफ स्विंग के संबंध में अपन ने सेक्शन 15 पे बात की, फिर 16, 17, 18 को अपन एक साथ पढ़ा, फिर 20, 19 और 20 को पढ़ा। अब अपन 21 पर बात करते हैं।
ऑब्जेक्शंस टू जुरिसडिक्शन, अधिकारिता के बारे में आक्षेप कब लिया जा सकता है? नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ स्यूइंग शैल बी अलाउड एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement, and unless there has been a consequent failure of justice. देखिए, jurisdiction के संबंध में आप ऑब्जेक्शन कब ले सकते हैं? When you can take objection regarding jurisdiction. तो इसमें सेक्शन 21 में दो वर्ड्स आए हैं, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट एंड अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट? सबसे पहले जहां दावा किया, सेक्शन 15 पे जाइए, लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में आपको दावा करना पड़ेगा, राइट? तो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में आपको वो ऑब्जेक्शन ले लेना चाहिए। और कब ले लेना चाहिए? अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ये दूसरा वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी? दावा किया, जवाब दावा आया, इश्यूज जब फ्रेम होते हैं, डेट इज कॉल्ड दी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। इश्यूज फ्रेम होने से पहले आप अपने जवाब दावे में या इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन लगा करके डिफेंडेंट ये कह दे कि जुरिसडिक्शन का मुझे ऑब्जेक्शन है, ताकि उस पर भी इशू बन जाए, राइट? तो नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ स्यूइंग शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट। देखिए, दावा हुआ और चलते चलते वो डिक्री हो गया और डिफेंडेंट ने किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन जुरिसडिक्शन के संबंध में नहीं लिया। अब जब डिक्री दावा हो गया तो उसने अपील कर दी। किसने? डिफेंडेंट ने, जजमेंट डेटर ने। जब उसने डिक्री की अपील कर दी तो एक पेज की अपील उसकी, और वो ये कहता है कि ऐसी अदालत के द्वारा ये डिक्री पारित की गई है जिसको जुरिसडिक्शन ही नहीं था, प्लेस ऑफ स्यूइंग ही गलत हुआ था। तो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट ये पूछेगी कि हैव यू टेकन सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन इन फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट, जिसकी डिक्री है। अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर आपने क्या इस तरह का ऑब्जेक्शन लिया था? चलिए, टिल द जजमेंट आपने लिया था, जजमेंट होने तक आपने कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन लिया था कि दिस कोर्ट इज नॉट हैविंग जुरिसडिक्शन टू डिसाइड दिस मैटर। डिफेंडेंट कहता है, जब वो अपीलार्थी बन गया, अपीलेंट कहता है कि मैंने नहीं लिया था। तो अदालत कहेगी कि सेक्शन 21 देखिए, वो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में इस तरह के ऑब्जेक्शन लेने की बात करता है सेक्शन, और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे करता है। जब आपने जजमेंट की स्टेज तक इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं लिया, जहां आपको रोना था वहां आप नहीं रोए, अब अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट नहीं सुनेगी आपकी ये। आप यहाँ क्यों रोते हैं इस बात को? वहां पर रोना था, वहां कहना था आपको, वहां ऑब्जेक्शन लेना था आपको, आपने नहीं लिया। इसका दूसरा मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि जो जजमेंट डेटर है, जिसके खिलाफ डिक्री हुई है, वो जानता था, मानता था, समझता था कि ये डिक्री तो होगी, मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है, मेरे पास बचाव नहीं है, लेकिन उसने चुपचाप ये देखा कि ऐसी अदालत जिसको जुरिसडिक्शन नहीं है, मुकदमा चलने दो, डिक्री हो जाएगा, उसके बाद मैं अपील कर दूंगा, और अपील में मैं ये ऑब्जेक्शन लूँगा कि ये जो डिक्री है ऐसी अदालत के द्वारा पारित की गई है जिसको जुरिसडिक्शन नहीं था। अरे भाई, 5 साल, 7 साल, 10 साल में डिक्री होता है मुकदमा, उसके बाद एक इतने से टेक्निकल पॉइंट पर आप अपील कर देते हैं और आप उस बिना पे, उस आधार पर इस डिक्री को सेट असाइड कराना चाहते हैं, तो आपकी अपील में इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं चलेगा। आइदर यू हैव टू टेक, और स्पेसिफिक 21 में लिखा है ना, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में ले लीजिए, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में ले लीजिए, अदरवाइज अपीलेट कोर्ट नहीं सुनेगी जब तक कि अपीलार्थी, मीनिंग देयर बाई जो डिफेंडेंट था, वो ऐसा अदालत को नहीं बता दे कि कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा।
कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा, न्याय की निष्फलता हो जाएगी। तब तो बात दूसरी है कि मान लीजिए, चलिए इसका सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट विद रेफरेंस टू द पिक्यूनरी लिमिट्स। ये वही बात आई, पिक्यूनरी लिमिट्स के बारे में बातचीत होती है। टेरिटोरियल, पिक्यूनरी, दो तरह के जुरिस्डिक्शन हमने बताए थे, और भी तरह के जुरिस्डिक्शन होते हैं, यहाँ पर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बात हो रही है। नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ ए कोर्ट विद रेफरेंस टू द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice। मान लीजिए 2 लाख रुपए का दावा, मान लीजिए 20 लाख रुपए का दावा, वो आपने कौन सी अदालत में कर दिया? वरिष्ठ खंड में कर दिया, जिसको 5 लाख रुपए तक की मालियत के दावे सुनने का अधिकार है। आपने 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए का दावा कहाँ कर दिया? आपने या तो सिविल जज में कर दिया या वरिष्ठ सिविल जज में कर दिया आपने, और ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया डिफेंडेंट के द्वारा। चलते चलते वो डिग्री हो गया। डिग्री होने के बाद उसने अपील की, और अपील में ये कहता है वो कि ये पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन तो इस अदालत का 2 लाख रुपए तक का था, वरिष्ठ खंड में हुई तो बात ये 5 लाख रुपए तक का था। ये 25 लाख रुपए का दावा, 50 लाख रुपए का दावा, ये अदालत कैसे डिसाइड कर सकती थी? तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ। जो 50 लाख रुपए का दावे की मालियत जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज 5 लाख रुपए से ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। आपने 50 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का दावा सिविल जज में कर दिया, जिसको 2 लाख रुपए तक की मालियत के दावे को तय करने का हक है। तो यहाँ पर तो फेलियर ऑफ जस्टिस की बात समझ में आती है। इट विल बी कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। तो आप समझ लीजिए कि पिक्यूनरी लिमिट्स के संबंध में भी यदि मान लीजिए कोई आपको ऑब्जेक्शन लेना है कि साहब ये दावा पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के तहत यहाँ नहीं चल सकता, तो आप ले लीजिए, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी ले लीजिए, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में ले लीजिए। मान लीजिए 2 लाख, मान लीजिए 2.25 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख रुपए का दावा आपने मान लीजिए सिविल जज के कर दिया, जिसकी अधिकारिता मान लीजिए 2 लाख रुपए की लिमिट जुरिस्डिक्शन पिक्यूनरी है उसका, और मान लीजिए वो डिक्री हो गया। अब मान लीजिए उसकी अपील की गई, और आपने कहीं पर भी इस तरह का फर्स्ट इंस्टेंस या अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी टिल द जजमेंट आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, और अपील आपने कर दी, 1 पेज की अपील कर दी। कि क्या ग्राउंड है? ग्राउंड ये है साहब कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं था। अदालत पूछेगी, अपीलेट कोर्ट पूछेगी, आपने ऑब्जेक्शन लिया, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट नीचे वाली अदालत में लिया, डिक्री जिसने पास की नहीं लिया साहब, अर्लीस्ट पॉसिबल नहीं लिया, टिल द जजमेंट नहीं लिया, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए का मुकदमा भी मान लीजिए तय हो जाता है नीचे वाली अदालत से, तो यहाँ फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के संबंध में भी आप ध्यान रहें कि आप ले लें इस तरह का ऑब्जेक्शन। नो ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट with reference to the local limits of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in executing court at the earliest possible opportunity and unless there has been a consequent failure of justice। वही वाली बात है कि किसी निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, एंटरटेन नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा आक्षेप निष्पादन न्यायालय जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर न किया गया हो, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर फर्स्ट इंस्टेंस, और जब तक कि उसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता ही न हो जाए, तब तो बात दूसरी है।
अदरवाइज इन तीनों प्रोविजन में सेक्शन 21 के सब सेक्शन 1, 2, 3 में आप एक सी बात देखेंगे और फर्स्ट इंस्टेंस और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी वाली बात आप देखेंगे, और इस तरह का आप ऑब्जेक्शन नीचे वाली अदालत में नहीं लिया तो ऊपर वाली अदालत में अपीलेट कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी। इसी तरह से 21A पर बात कर लीजिए आप। यू सी द ब्यूटी ऑफ CPC। यहाँ तो आपको इस तरह से रोक दिया, आपकी अपील केवल इस ग्राउंड पर नहीं चलेगी जो हमने ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन की बात सेक्शन 21 में बताई। यहाँ तो इस तरह से रोक दिया आपको। और 21A में क्या हो, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ ए डिक्री passed in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title on any ground based on an objection as to place of suing। समझिए, वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास करने के लिए वाद का वर्जन है, बार टू फर्दर सूट है कि यदि मान लीजिए 21 के बाद 21A ये कहता है कि यदि मान लीजिए डिक्री हो गई और क्योंकि 21 में तो यदि इस तरह के ऑब्जेक्शन आपने नहीं लिए हैं जुरिसडिक्शन से संबंधित, तो 21 में तो इस तरह से रोक दिया, अपील या रिविजनल कोर्ट आपकी नहीं सुने की बात यदि आपने नीचे ऑब्जेक्शंस नहीं लिए। और यदि मान लीजिए आप 21 को देखते हुए मान लीजिए ये कहते हैं कि मैं अपील नहीं करता, मैं तो दूसरा दावा कर देता हूं, और वो इसलिए कर देता हूं कि डिक्लेरेटिव सूट कर देता हूं कि जिस अदालत ने डिक्री पारित की है उसके पास प्लेस ऑफ सुइंग का जुरिसडिक्शन नहीं था, इस तरह का मैं दावा कर देता हूं और डिक्री को नल एंड वाइड डिक्लेयर करवा देता हूं। तो ऐसी बात भी नहीं चलेगी जब इस तरह का दावा आप करेंगे। किस तरह का? डिक्लेरेटिव सूट, कि जिस अदालत के द्वारा डिक्री दी गई है उसको जुरिसडिक्शन ही नहीं था, उसको पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन नहीं था, उसको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं था, उसको किसी भी तरह का प्लेस ऑफ सुइंग ही नहीं था उसमें, उस अदालत में। तो वही बात आएगी जब दावा इस तरह का किया तो वो कोर्ट जिसमें दावा किया है वो कोर्ट आपसे पूछेगी क्या ग्राउंड है, किस ग्राउंड पर आप आए, तो आप ये बताएंगे उस अदालत को जुरिसडिक्शन ही नहीं था जिस अदालत ने डिक्री की है, मैं उस डिक्री को नल एंड वॉइड कराने के लिए डिक्लेरेटिव सूट लेकर आया हूँ। तो वो अदालत पूछेगी हैव यू टेकन सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस इन दैट कोर्ट जिसने डिक्री पारित की है कि साहब इस तरह का ऑब्जेक्शन तो मैंने न तो जवाब दावे में लिया था, न इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन लगा करके दिया था। तो वही अदालत ये कहेगी जहाँ आपको जिस बात के लिए रोना था आप नहीं रोए, आपकी बात यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ मत रोइए वो। तो इस तरह से इस दावे को भी रोक दिया गया। तो कुल मिला के मतलब ये है कि CPC के ये दोनों प्रोविज़न जो है 21 और 21A, 21 तो ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन कब लिया जा सकता है और 21 ये बताता है कि आप इंडिपेंडेंट सूट भी इस बारे में कर दें तब भी वो वाली अदालत पूछेगी जहां आपने दावा किया है कि भाई डिक्री को सेट असाइड क्यों कराना चाहते हो, कि साहब उस अदालत को जुरिसडिक्शन नहीं था इसलिए कराना चाहते हैं। तो वही बात आएगी कि वहाँ पर लिया था कि ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो ये बात नहीं चलेगी और आपका जो दावा है वो नहीं चलेगा। दैट इज़ द बार टू फर्दर। देखिए, प्लेस ऑफ सुइंग की बात चल रही थी, वाद करने का स्थान। सेक्शन 15 की बात अपनी हुई थी, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 21A तक अपन ने रफली बात कर ली थी। अब अपन एक्ट के माध्यम से बात करते हैं। देखिए, 15 के लिए हमने आपको बताया था कि लोवेस्ट ग्रेड बट कॉम्पिटेंट कोर्ट के दो सिचुएशन होती है। द कोर्ट मस्ट बी लोवेस्ट और डेट मस्ट आल्सो बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट।
तो इन दोनों स्थितियों को देख करके आप उस निम्नतम अदालत में दावा कर सकेंगे। देखिए, नेशन की सबसे बड़ी कोर्ट हमने आपको बताया था कि नेशन की सबसे बड़ी कोर्ट कौन? सुप्रीम कोर्ट। और यदि आपको आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटिशन करनी है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर? लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्टिकल 32 रिट पिटिशन। 226 में आपको जाना पड़ेगा रिट पिटिशन में, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, स्टेट की सबसे बड़ी कोर्ट है। बट सो फॉर रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 दैट बिकम्स द लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट। इसी तरह से 5 लाख रुपए से ऊपर के वैल्यूएशन के दावे आपको करने हैं तो डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद भी अपन ये कहेंगे कि इस वैल्यूएशन के, इस पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन की जो लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट जज है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी कोर्ट है। इस तरह से चलती है बातें। तो लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में, लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट में आपको दावा दायर करना पड़ेगा। 16 की बात अपन ने की थी, रफली बात की थी, एक्ट के तहत बात करिए। सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, हमने आपको बताया था 16, 17, 18 जब अपन पढ़ेंगे तो डेट इज रिलेटेड विद इमूवेबल प्रॉपर्टीज, और 19 और 20 की बात करेंगे तो मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में अपन बात करेंगे। 16 कहता है कि सब्जेक्ट टू द पेक्यूनियरी और अदर लिमिटेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड। देखिए, ये ABCD जो हैं, ये 4 तरह के दावे आपको हम बताते हैं कि ये 4 तरह के दावे वहीं होंगे वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। कौन कौन से? फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स। यदि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के संबंध में विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट के संबंध में आपको दावा करना है तो आप कहाँ करेंगे? टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन देखिए, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन तो साथ साथ चलेगा ही, तो वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड वहाँ इस तरह का दावा होगा। फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना है, प्रॉपर्टी सिचुएट करती है कोटा में, आप जयपुर में दावा नहीं कर सकते। यदि आपको दावा करना है तो लोकल लिमिट्स, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जहाँ कोटा में वो स्थित है उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन देखिए और उसके वहीं पर जाकर के आपको दावा करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जयपुर में दावा कर सकते हैं उस संबंध में। जयपुर में कोई प्रॉपर्टी है तो आप कोटा में जाकर के उसका दावा नहीं कर सकेंगे यदि आपको पार्टीशन करवाना है तो। फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्गेज ऑफ और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस तरह के दावे भी। सो फॉर फोरक्लोजर इज कंसर्न, सेल इज कंसर्न, रिडेम्पशन इज कंसर्न ऑफ ए मॉर्गेज और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इस तरह के दावे भी आपको वहीं पर करने पड़ेंगे वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस तरह का स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए यदि आपको दावा करना है तो आप वहीं पर दावा करेंगे वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। आप 16 का A से लेकर D तक पढ़ेंगे तो हमने आपको बताया इस तरह के दावे जो हैं वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, यू हैव टू फाइल द सूट रिगार्डिंग A to D where the property is situated. You may see the pecuniary jurisdiction, you may see the territorial jurisdiction, और उन दोनों को देख करके आप उस अदालत में चले जाइए जिस अदालत में जुरिसडिक्शन पड़ता है। ई पर बात करिए। फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, स्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकार के लिए दावा, और दूसरा रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, कुर्की के वस्तुतः अधीन जंगम संपत्ति की रिकवरी के लिए। ये सारे दावे जो हैं shall be instituted in court where the local limits of whose jurisdiction the property is situated, वहाँ जाकर के करने पड़ेंगे आपको। अब इसमें प्रोवाइडेड समझ लीजिए, बशर्ते है, परंतु that a suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of the defendant may
where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in the court within the local limits of jurisdiction the property is situate, or in the court within the local limits of jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides or carries on business or personally work for gain. प्रोवाइडेड में क्या बात है? प्रोवाइडेड में बात यह है कि इस तरह के जो बशर्त है, इस तरह के दावे, कौन कौन से दावे, ये समझ लीजिए, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी held or on behalf of the defendant may where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience be instituted either in the court of local limits of dead property which is situated, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually voluntarily resides or carries on business or personally work for gain. कहाँ कहाँ हो सकते हैं कि जहाँ पर प्रॉपर्टी, परंतु पढ़ रहे अपन, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, इस तरह के दावे मैंने आपको बताया ना कि रॉन्गफुल कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, इनके संबंध में आप कहाँ कर सकते हैं? वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड या वेयर डिफेंडेंट रेजाइड्स, वेयर डिफेंडेंट actually resides, where defendant carries on business or personally for gain, जहाँ वो व्यापार करता है वो देख लीजिए, जहाँ रिजाइड करता है वो देख लीजिए, जहाँ वो बिजनेस करता है वो देख लीजिए। दिल्ली में रहता है, गुड़गांव में बिजनेस करता है, और जो दूसरी जगह है वो वहाँ पर पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। तो ऐसी स्थिति में आप डिफेंडेंट की इन स्थितियों पर भी, जहाँ वो रहता है, जहाँ वर्क फॉर गेन करता है वो, और जहाँ कैरीज बिजनेस करता है, वहाँ पर भी आप दावा कर सकते हैं। तो अपन ने सेक्शन 16 के संबंध में ये समझा। 16 के साथ ये और समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या, वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड अपन बात करते हैं ना। इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, विच सिचुएट्स इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया की बात नहीं करें, विच सिचुएट्स इन इंडिया। तो ये 16 के संबंध में अपन ने बात की। सो फॉर 17 इज कंसर्न, 17 की बात करें तो सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। देखिए, एक प्रॉपर्टी है, अब वो जो प्रॉपर्टी है उसको यदि अपन देखते हैं तो प्रॉपर्टी का जो नक्शा है या प्रॉपर्टी जो फैली हुई है वो इस तरह से फैली हुई है कि उसका एक पार्ट तो आता है कोर्ट नंबर 2 में, मान लीजिए उसकी वैल्यू ही मान लीजिए 3 लाख रुपया है, सपोज बंजर भूमि है, वैल्यू 3 लाख रुपया है। अब एक पार्ट तो कई 5-7 बीघा की है, वो एक पार्ट तो आता है लोकल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखेंगे तो एक पार्ट तो आता है उसका कोर्ट नंबर 2 में, एक पार्ट आता है कोर्ट नंबर 4 में, एक पार्ट आता है कोर्ट नंबर 6 में। लोकल टेरिटोरियल यदि जुरिस्डिक्शन देखते हैं और एक से ज़्यादा कोर्ट में उसकी हदूद सीमाएं आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ दावा करेंगे? ये प्रॉब्लम सेक्शन 17 सॉल्व करता है। सेक्शन 17 ये कहता है कि यदि एक से ज़्यादा कोर्ट्स में यदि वो संपत्ति जिसका कि दावा आप कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा कोर्ट में उसका क्षेत्राधिकार, जुरिस्डिक्शन या लोकल लिमिट्स या उसकी सीमाएं एक से ज़्यादा कोर्ट्स में आ रही है, सो फॉर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज कंसर्न, ओके। पिक्यूनरी तो आपको देखना ही पड़ेगा। अपन इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, 3 लाख रुपए के मान लीजिए प्रॉपर्टी है और आपको एक दावा करना है और आपको ये कहते हैं 1/3 हिस्सा मेरा दे दीजिए। पार्टीशन शूट कर दिया, आप 3 भाई हैं और आप ये कहते हैं कि मेरा 1/3 हिस्सा दे दीजिए। तो 1/3 हिस्से की वैल्यूशन क्या हुई? टोटल वैल्यू तो 3 लाख रुपए की हुई ज़मीन की, तो आप 1/3 हिस्सा ही तो मांग रहे हैं। तो आपके दावे की वैल्यूशन क्या हुई? 1 लाख रुपया हुआ, 1 लाख रुपया हुई।
तो 1,00,000 रुपए के संबंध में समझ लीजिए आप, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन 1,00,000 रुपए का बना, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन 1,00,000 रुपए का बना। और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्योंकि वो 3, 4, 2 कोर्ट्स से, एक से ज़्यादा कोर्ट्स के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में वो आती है। तो आप ये देख लीजिए, ये वाला पार्ट तो कोर्ट नंबर 2 में जा रहा है, ये वाला पोर्ट 4 में जा रहा है, ये वाला 6 में जा रहा है। तो आप तीनों कोर्ट्स में से किसी भी कोर्ट में दावा कर दीजिए, दैट इज द सूटेबल ऑफ द प्लेंटिफ। तो सो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम कि एक संपत्ति जो 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स के सीमाओं में आती है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आती है, देन इट इज़ अ स्वीट विल ऑफ द प्लेंटिफ टू गो एनी कोर्ट। ऐसा नहीं कि वो और किसी कोर्ट में चला जाए जिसमें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन उसका बन ही नहीं रहा है, 3 जगह तो बन रहा है, और मान लीजिए वो चौथी कोर्ट में ही चला जाए, तो डेट इज़ नॉट अकॉर्डेंस विद लॉ। तो सेक्शन 17 सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। वेयर देखिए 17 क्या कहता है, वेयर ए सूट इज ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमोबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, the suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated। जहां वाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए वहां वह वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता लोकल लिमिट्स, लोकल टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है, जो मैंने आपको बताया। इसमें भी परंतु समझ लीजिए, प्रोवाइडेड, परंतु यह तब जबकि पूरा दावा उस वाद की विषय वस्तु के मूल्य की दृष्टि से ऐसे न्यायालय द्वारा संज्ञेय है। मैंने आपको वो बताया 3,00,000 रुपए के संबंध में अभी कि टोटल प्रॉपर्टी की कीमत 3,00,000। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत, मान लीजिए उस प्रॉपर्टी की कीमत 60,00,000 रुपये है, 60,00,000 रुपये। अब आप ये कहते हैं कि हम 3 जने हैं, तीन लोग हैं जिनका कि इस पर अधिकार बनता है। एक प्लेंटिफ ये चाहता है, 2 डिफेंडेंट बना करके प्लेंटिफ ये चाहता है, 3 ब्रदर हैं। तो एक ब्रदर ये चाहता है कि भाई मुझे तो मेरा पार्टीशन दे दीजिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के हिसाब से 3 कोर्टों में आती है। तो अब सवाल ये है सब जयपुर में स्थित है मान लीजिए। अब सवाल ये है कि कहाँ पर दावा होगा। तो यहाँ पर 20,00,000 रुपया आपका पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन बना, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ द सूट 20,00,000 रुपये ही हुई, 60,00,000 रुपये टोटल 3 भाइयों में बटेगा तो 20-20 लाख रुपये ही तो बटेगा। तो वो जो प्रॉपर्टी की कीमत जो 20,00,000 रुपये का आप बाई बीट्स एंड बॉन्ड्स पार्टीशन चाहते हैं, तो आपके वैल्यूएशन ऑफ द सूट 20,00,000 रुपया हुआ। जब 20,00,000 रुपया हुआ तो आपको निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट जज के जाना पड़ेगा, क्योंकि 5,00,000 रुपए से ऊपर वैल्यू बन रही है ना। तो यहाँ कोई टेंशन इस तरह का नहीं होगा कि कौन सी कोर्ट में जाए, सीधे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए। गॉट इट। प्रोवाइडेड दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। ओके, अब आप 18 की बात कर लीजिए जल्दी से कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान, देखिए श्यामनगर और रामनगर और बीच में कृष्णनगर। अब रामनगर और श्यामनगर के बीच में एक सैंडविच के रूप में कृष्णनगर और डेवलप हो गया, और रामनगर में यदि संपत्ति सिचुएट है तो कोर्ट नंबर 5 में आती है, और श्यामनगर में सिचुएट है प्रॉपर्टी, इमोबल प्रॉपर्टी, उसके संबंध में कोई दावा करना है तो वो आएगा कोर्ट नंबर, देखिए एक रामनगर वाली कोर्ट 5 है, श्यामनगर का लोकल टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की कोर्ट नंबर 6 है, तो और कृष्णानगर बीच में, इन दोनों के बीच में सैंडविच बना हुआ है। अब कृष्णानगर के संबंध में अनसर्टेनिटी है कि ये श्यामनगर और रामनगर के बीच में स्थित है, लेकिन इट इज अनसर्टेन कि ये कोर्ट नंबर 5 का जुरिसडिक्शन बनेगा या 6 का बनेगा। ये पक्का है 5 और 6 में से किसी का बनेगा, क्योंकि बीच में स्थित है वो कृष्णनगर। और यदि इमोबल प्रॉपर्टी के संबंध में आपको कोई दावा करना पड़ेगा तो आपको एक
एप्लीकेशन अदालत में लगानी पड़ेगी कि साहब इस तरह से अनसर्टेनिटी है जुरिस्डिक्शन के संबंध में कि 5 में जाऊं या 6 में जाऊं, मैं 5 में आ गया, और अपनी प्लीडिंग में लिख दीजिए कि इस तरह से अनसर्टेनिटी है और अदालत जो है इसको जो है 5 नंबर में मैंने दावा किया है। 6 में भी कर सकता था वो आदमी प्लेंटिफ, लेकिन 5 या 6 में से किसी भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आप चले जाइए। वेयर इट इज एलिज्ड टू बी अनसर्टेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच ऑफ 2 or more courts any immobile property is situate, any one of those courts may, if satisfied that there is a ground for the alleged uncertainty, record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property, and its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situate within the local limits of its jurisdiction। वही बात आ गई कि वो प्रॉपर्टी जो है अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन है उसका, तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सेक्शन 18, पिछले लेक्चर पे सेक्शन 18 तक अपन पहुंचे थे। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, इस पर अपनी बात हुई थी कि आपको ये प्रॉब्लम जो अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन की बात है उसके संबंध में अपन ने बताया था कि कौन सी कोर्ट में आप अपना दावा दायर करेंगे। मैंने आपको बताया था सेक्शन 18, इसकी आप एक एप्लीकेशन या अपनी प्लीडिंग में लिखें कि इस तरह से 2 कोर्ट्स या 2 कोर्ट से ज़्यादा कोर्ट्स में इस सब्जेक्ट मैटर का लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन आता है, तो आप आइदर और वो 3-4 कोर्ट जिसमें आता है उसमें से किसी भी एक कोर्ट में आप चले जाइए। And its decree in suit shall have the same effect as if the property were situate within the local limits of its jurisdiction। ऐसा माना जाएगा कि जो उस अदालत ने जो जजमेंट दिया है, जो डिक्री दी है, मानो कि उस सब्जेक्ट मैटर का लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन उसी कोर्ट में आता था। एंड इट्स डिक्री इन द सूट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ द प्रॉपर्टी वर सिचुएट within the local limits of its jurisdiction, provided that the suit is one with respect to which the court is competent as regards the nature and value of suit to exercise jurisdiction। बशर्ते कि यह कि वाद ऐसा है जिसके संबंध में न्यायालय उस वाद की प्रकृति और मूल्य की दृष्टि से अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सक्षम है। ये ज़रूरी है, परंतु ये ज़रूरी है कि वो जो अदालत है जिसको आपने चूज़ किया है, उस अदालत में आपके सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड करने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सूट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द सूट। 18 का फिर 2 पर अपन बात करते हैं। सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 पर बात की, 2 पर बात करते हैं। वेयर ए स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1, मैंने आपको बताया था कि अदालत को ये रिकॉर्ड करने की आवश्यकता रहती है कि इन अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन है और वादी ने इस पर्टिकुलर अदालत को चूज़ किया है। वेयर ए स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सब रूल 1, जो कि सब रूल 1 के तहत ये होना चाहिए कि कोर्ट नंबर 5 और 6 में उसके बीच में कोई सब्जेक्ट मैटर है। कोर्ट नंबर 5 की लोकल लिमिट्स और कोर्ट नंबर 6 की लोकल लिमिट्स के बीच में कोई सब्जेक्ट मैटर है, इमोबिल प्रॉपर्टी है, उसके संबंध में आपने यदि कोर्ट नंबर 5 को सेलेक्ट किया है और इस तरह की स्थिति यदि रिकॉर्डेड नहीं हुई, स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर एन अपीलेट और रिविजनल कोर्ट्स that a decree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situate,
The appellate or revisional court shall not allow the objection unless in its opinion that there was at the time of institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as the court having jurisdiction with respect thereto and there has been a consequential failure of justice. समझिए कि यदि इस तरह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, किस तरह का, जो अपन ने 18 सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के तहत कि मैं इन दोनों में से या इन तीनों में से इस अदालत को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इस अदालत, क्योंकि अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन है, लेकिन ये सर्टेनिटी है आइदर और कि 5 या 6 में से किसी में आपने यदि दावा दायर कर दिया और इस तरह का रिकॉर्ड नहीं हुआ और प्लेंटिफ के हक में डिक्री हो गया, तो डिफेंडेंट यदि मान लीजिए अपील करता है, रिवीजन करता है, तो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में वो इस तरह का ऑब्जेक्शन करता है, किस तरह का, कि इस अदालत को जुरिस्डिक्शन नहीं था और इस अदालत ने डिक्री पारित कर दी, तो ऐसी बात उसकी अपीलीय न्यायालय या रिविजनल कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उसको उसी समय इस तरह का ऑब्जेक्शन ले लेना चाहिए था। 2, 3, 5 साल में डिक्री मिली है और इस टेक्निकल पॉइंट पर यदि मान लीजिए वो अपील कर देता है तो उसकी अपील इस बिंदु पर नहीं चली जाएगी, नहीं चलेगी कि साहब इस तरह से नीचे वाली अदालत को अनसर्टेन, इस तरह से नीचे वाली अदालत को जुरिस्डिक्शन नहीं था और अदालत ने डिसाइड कर दिया। यदि इस तरह का स्टेटमेंट अदालत के द्वारा 18 उसके सबसेक्शन 1 के तहत रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तब भी जब तक कोई कॉन्सिक्वेंशियल फेलियर ऑफ जस्टिस ही नहीं हो रहा हो, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस ही नहीं हो रहा हो, तब तक इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं चलेगा। सेक्शन 19 की बात करिए, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल्स। मैंने बताया था आपको 16, 17, 18 दे आर रिलेटेड विद इमूवेबल प्रॉपर्टीज प्लेस ऑफ स्विंग। अब 19 और 20 की बात करते हैं, दे आर रिलेटेड विद मूवेबल्स एंड रॉन्ग टू पर्सन। 19 की बात करिए, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल्स, शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। वेयर ए सूट इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू दी पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी, जहां वादी शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर कंपनसेशन के लिए है, वहां यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, तो वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा। देखिए फिर समझ लीजिए, वेयर ए सूट इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन or to a movable property. Okay, if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally work for gain within the local limits of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts. A reside करता है दिल्ली में मान लीजिए, और वो बी को कैलकाटा में पीट देता है, और बी अपने कंपनसेशन के लिए कहाँ पर दावा करेगा, ये बात आई। ए कहाँ रहता है, दिल्ली रहता है, एंड ही बीट्स बी इन कैलकाटा, और बी को वो कैलकाटा में मारता है, पीटता है, और बी कंपनसेशन के लिए मुकदमा करना चाहता है, तो बी कहाँ कर सकता है, या तो वो कैलकाटा में कर लेगा, वेयर काज ऑफ एक्शन अराइजेस, कैलकाटा में गली मोहल्ला या कोई लोकल लिमिट्स की कोर्ट है उसको देख करके पिक्यूनियर टेरिटोरियल वो जुरिस्डिक्शन देख करके उस अदालत में कर दी। आइदर कैलकाटा में कर सकता है जहाँ काज ऑफ एक्शन पैदा हुआ है, या फिर
A either in Calcutta or in देखिए, प्लेस ऑफ स्यूइंग के संबंध में अपन ने सेक्शन 15 पे बात की, फिर 16, 17, 18 को अपन एक साथ पढ़ा, फिर 20, 19 और 20 को पढ़ा। अब अपन 21 पर बात करते हैं। ऑब्जेक्शंस टू जुरिसडिक्शन, अधिकारिता के बारे में आक्षेप कब लिया जा सकता है। नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ स्यूइंग शैल बी अलाउड एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement, and unless there has been a consequent failure of justice। देखिए, जुरिसडिक्शन के संबंध में आप ऑब्जेक्शन कब ले सकते हैं? When you can take objection regarding jurisdiction। तो इसमें सेक्शन 21 में दो वर्ड्स आए हैं, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट एंड अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट? सबसे पहले जहां दावा किया, सेक्शन 15 पे जाइए, लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में आपको दावा करना पड़ेगा, राइट? तो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में आपको वो ऑब्जेक्शन ले लेना चाहिए। और कब ले लेना चाहिए? अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ये दूसरा वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी? दावा किया, जवाब दावा आया, इश्यूज जब फ्रेम होते हैं, डेट इज कॉल्ड दी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। इश्यूज फ्रेम होने से पहले आप अपने जवाब दावे में या इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन लगा करके डिफेंडेंट ये कह दे कि जुरिसडिक्शन का मुझे ऑब्जेक्शन है, ताकि उस पर भी इशू बन जाए, राइट? तो नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ स्यूइंग शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट। देखिए, दावा हुआ और चलते चलते वो डिक्री हो गया और डिफेंडेंट ने किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन जुरिसडिक्शन के संबंध में नहीं लिया। अब जब डिक्री दावा हो गया तो उसने अपील कर दी। किसने? डिफेंडेंट ने, जजमेंट डेटर ने। जब उसने डिक्री की अपील कर दी तो एक पेज की अपील उसकी, और वो ये कहता है कि ऐसी अदालत के द्वारा ये डिक्री पारित की गई है जिसको जुरिसडिक्शन ही नहीं था, प्लेस ऑफ स्यूइंग ही गलत हुआ था। तो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट ये पूछेगी कि हैव यू टेकन सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन इन फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट, जिसकी डिक्री है। अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर आपने क्या इस तरह का ऑब्जेक्शन लिया था? चलिए, टिल द जजमेंट आपने लिया था, जजमेंट होने तक आपने कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन लिया था कि दिस कोर्ट इज नॉट हैविंग जुरिसडिक्शन टू डिसाइड दिस मैटर। डिफेंडेंट कहता है, जब वो अपीलार्थी बन गया, अपीलेंट कहता है कि मैंने नहीं लिया था। तो अदालत कहेगी कि सेक्शन 21 देखिए, वो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में इस तरह के ऑब्जेक्शन लेने की बात करता है सेक्शन, और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे करता है। जब आपने जजमेंट की स्टेज तक इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं लिया, जहां आपको रोना था वहां आप नहीं रोए, अब अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट नहीं सुनेगी आपकी। आप यहाँ क्यों रोते हैं इस बात को? वहां पर रोना था, वहां कहना था आपको, वहां ऑब्जेक्शन लेना था आपको, आपने नहीं लिया। इसका दूसरा मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि जो जजमेंट डेटर है, जिसके खिलाफ डिक्री हुई है, वो जानता था, मानता था, समझता था कि ये डिक्री तो होगी, मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है, मेरे पास बचाव नहीं है, लेकिन उसने चुपचाप ये देखा कि ऐसी अदालत जिसको जुरिसडिक्शन नहीं है, मुकदमा चलने दो, डिक्री हो जाएगा, उसके बाद मैं अपील कर दूंगा, और अपील में मैं ये ऑब्जेक्शन लूँगा कि ये जो डिक्री है ऐसी अदालत के द्वारा पारित की गई है जिसको जुरिसडिक्शन नहीं था। अरे भाई, 5 साल, 7 साल, 10 साल में डिक्री होता है मुकदमा, उसके बाद एक इतने से टेक्निकल पॉइंट पर आप अपील कर देते हैं और आप उस बिना पे, उस आधार पर इस डिक्री को सेटिसाइड कराना चाहते हैं।
तो आपकी अपील में इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं चलेगा। आइदर यू हैव टू टेक, और स्पेसिफिक 21 में लिखा है ना, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में ले लीजिए, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में ले लीजिए, अदरवाइज अपीलेट कोर्ट नहीं सुनेगी जब तक कि अपीलार्थी मीनिंग देयर बाई जो डिफेंडेंट था वो ऐसा अदालत को नहीं बता दे कि कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा, न्याय की निष्फलता हो जाएगी, तब तो बात दूसरी है कि मान लीजिए, चलिए इसका सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट विद रेफरेंस टू द पिक्यूनियरी लिमिट्स। ये वही बात आई, पिक्यूनियरी लिमिट्स के बारे में बातचीत होती है। टेरिटोरियल, पिक्यूनियरी, दो तरह के जुरिस्डिक्शन हमने बताए थे, और भी तरह के जुरिस्डिक्शन होते हैं, यहाँ पर पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ ए कोर्ट विद रेफरेंस टू द पिक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice। मान लीजिए 2 लाख रुपए का दावा, मान लीजिए 20 लाख रुपए का दावा, वो आपने कौन सी अदालत में कर दिया? वरिष्ठ खंड में कर दिया, जिसको 5 लाख रुपए तक की मालियत के के दावे सुनने का अधिकार है। आपने 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए का दावा कहाँ कर दिया? आपने या तो सिविल जज में कर दिया या वरिष्ठ सिविल जज में कर दिया आपने, और ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया डिफेंडेंट के द्वारा। चलते चलते वो डिग्री हो गया। डिग्री होने के बाद उसने अपील की, और अपील में ये कहता है वो कि ये पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन तो इस अदालत का 2 लाख रुपए तक का था, वरिष्ठ खंड में हुई तो बात ये 5 लाख रुपए तक का था, ये 25 लाख रुपए का दावा, 50 लाख रुपए का दावा, ये अदालत कैसे डिसाइड कर सकती थी? तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ। जो 50 लाख रुपए का दावे की मालियत जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज 5 लाख रुपए से ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। आपने 50 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का दावा सिविल जज में कर दिया, जिसको 2 लाख रुपए तक की मालियत के दावे को तय करने का हक है। तो यहाँ पर तो फेलियर ऑफ जस्टिस की बात समझ में आती है। इट विल बी कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। तो आप समझ लीजिए कि पिक्यूनियरी लिमिट्स के संबंध में भी यदि मान लीजिए कोई आपको ऑब्जेक्शन लेना है कि साहब ये दावा पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के तहत यहाँ नहीं चल सकता, तो आप ले लीजिए, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी ले लीजिए, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में ले लीजिए। मान लीजिए 2 लाख, मान लीजिए 2.25 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख रुपए का दावा आपने मान लीजिए सिविल जज के कर दिया, जिसकी अधिकारिता मान लीजिए 2 लाख रुपए की लिमिट जुरिस्डिक्शन पिक्यूनियरी है उसका, और मान लीजिए वो डिग्री हो गया। अब मान लीजिए उसकी अपील की गई, और आपने कहीं पर भी इस तरह का फर्स्ट इंस्टेंस या अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी टिल द जजमेंट आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, और अपील आपने कर दी, 1 पेज की अपील कर दी। कि क्या ग्राउंड है? ग्राउंड ये है साहब कि पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं था। अदालत पूछेगी, अपीलेट कोर्ट पूछेगी, आपने ऑब्जेक्शन लिया, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट नीचे वाली अदालत में लिया, डिग्री जिसने पास की, नहीं लिया साहब, अर्लीस्ट पॉसिबल नहीं लिया, टिल द जजमेंट नहीं लिया, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए का मुकदमा भी मान लीजिए तय हो जाता है नीचे वाली अदालत से, तो यहाँ फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के संबंध में भी आप ध्यान रहें कि आप ले लें इस तरह का ऑब्जेक्शन। नो ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट with reference to the local limits of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in executing court at the earliest possible opportunity and unless there has been a consequent failure of justice। वही वाली बात है कि किसी निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर
उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, एंटरटेन नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा आक्षेप निष्पादन न्यायालय जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर न किया गया हो, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर फर्स्ट इंस्टेंस, और जब तक कि उसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता ही न हो जाए, तब तो बात दूसरी है। अदरवाइज इन तीनों प्रोविजन में सेक्शन 21 के सब सेक्शन 1, 2, 3 में आप एक सी बात देखेंगे और फर्स्ट इंस्टेंस और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी वाली बात आप देखेंगे, और इस तरह का आप ऑब्जेक्शन नीचे वाली अदालत में नहीं लिया तो ऊपर वाली अदालत में अपीलेट कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी। इसी तरह से 21A पर बात कर लीजिए आप। यू सी द ब्यूटी ऑफ CPC। यहाँ तो आपको इस तरह से रोक दिया, आपकी अपील केवल इस ग्राउंड पर नहीं चलेगी जो हमने ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन की बात सेक्शन 21 में बताई। यहाँ तो इस तरह से रोक दिया आपको। और 21A में क्या हो, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी of a decree passed in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title on any ground based on an objection as to place of suing। समझिए, वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास करने के लिए वाद का वर्जन है, बार टू फर्दर सूट है कि यदि मान लीजिए 21 के बाद 21A ये कहता है कि यदि मान लीजिए डिक्री हो गई और क्योंकि 21 में तो यदि इस तरह के ऑब्जेक्शन आपने नहीं लिए हैं जुरिसडिक्शन से संबंधित, तो 21 में तो इस तरह से रोक दिया, अपील या रिविजनल कोर्ट आपकी नहीं सुनेगी बात यदि आपने नीचे ऑब्जेक्शंस नहीं लिए। और यदि मान लीजिए आप 21 को देखते हुए मान लीजिए ये कहते हैं कि मैं अपील नहीं करता, मैं तो दूसरा दावा कर देता हूं, और वो इसलिए कर देता हूं कि डिक्लेरेटिव सूट कर देता हूं कि जिस अदालत ने डिक्री पारित की है उसके पास प्लेस ऑफ सुइंग का जुरिसडिक्शन नहीं था, इस तरह का मैं दावा कर देता हूं और डिक्री को नल एंड वाइड डिक्लेयर करवा देता हूं, तो ऐसी बात भी नहीं चलेगी। जब इस तरह का दावा आप करेंगे, किस तरह का, डिक्लेरेटरी सूट, कि जिस अदालत के द्वारा डिक्री दी गई है उसको जुरिसडिक्शन ही नहीं था, उसको पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन नहीं था, उसको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं था, उसको किसी भी तरह का प्लेस ऑफ स्विंग ही नहीं था उसमें, उस अदालत में, तो वही बात आएगी जब दावा इस तरह का किया तो वो कोर्ट जिसमें दावा किया है वो कोर्ट आपसे पूछेगी क्या ग्राउंड है, किस ग्राउंड पर आप आए, तो आप ये बताएंगे उस अदालत को जुरिसडिक्शन ही नहीं था जिस अदालत ने डिक्री की है, मैं उस डिक्री को नल एंड वॉइड कराने के लिए डिक्लेरेटिव सूट लेकर आया हूँ। तो वो अदालत पूछेगी हैव यू टेकन सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस इन दैट कोर्ट जिसने डिक्री पारित की है, कि साहब इस तरह का ऑब्जेक्शन तो मैंने न तो जवाब दावे में लिया था, न इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन लगा करके दिया था। तो वही अदालत ये कहेगी जहां आपको जज्बात के लिए रोना था आप नहीं रोए, आपकी बात यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ मत रोइए वो। तो इस तरह से इस दावे को भी रोक दिया गया। तो कुल मिला के मतलब ये है कि CPC के ये दोनों प्रोविज़न जो है 21 और 21A, 21 तो ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन कब लिया जा सकता है, और 21 ये बताता है कि आप इंडिपेंडेंट सूट भी इस बारे में कर दें तब भी वो वाली अदालत पूछेगी जहां आपने दावा किया है कि भाई डिक्री को सेट असाइड क्यों कराना चाहते हो, कि साहब उस अदालत को जुरिसडिक्शन नहीं था इसलिए कराना चाहते हैं। तो वही बात आएगी कि वहाँ पर लिया था क्या ऑब्जेक्शन, नहीं लिया, तो ये बात नहीं चलेगी। हाँ आगे चलिए। इसी तरह से ए रिजाइडिंग इन दिल्ली पब्लिश इट इन कैलकाटा स्टेटमेंट डिफेमेटरी
ऑफ बी, खे की मान बी की मानहानि करने वाले कथन दिल्ली में निवास करने वाला कै कलकत्ता में प्रकाशित करता है, तो खे कलकत्ते में या दिल्ली में कै पर बाद ला सकेगा। ए, क्योंकि ए दिल्ली में रिजाइड करता है, यदि डिफेंडेंट जहाँ रहता है या वर्क फॉर गेन करता है या बिजनेस करता है, रिजाइडिंग, बिजनेस, वर्क फॉर गेन, या तो वहाँ कर सकेगा या फिर काज ऑफ एक्शन जहाँ पैदा हुआ है वहाँ कर सकेगा। इसी तरह से 20 की अपन बात करते हैं तो फंडा समझ में क्या आया। 19 की यदि बात करते हैं तो क्या समझ में आया कि जहाँ पर काज ऑफ एक्शन पैदा होता है, वेयर काज ऑफ एक्शन अराइजेस, उसकी लोकल लिमिट्स की कोर्ट देख लेगा, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन देख लेगा। या फिर वहाँ नहीं करना चाहता तो जहाँ डिफेंडेंट रिजाइड करता है, वर्क फॉर गेन करता है या अपना बिजनेस करता है, वहाँ पर वो कर सकता है। इसी तरह से 20 की बात करिए, वहाँ पर भी इसी तरह का फंडा है। अन्यवाद जो 19 पे जो अपन ने पढ़ा था, उसके अलावा अन्यवाद वहाँ संस्थित किए जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा होता है। अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और काज ऑफ एक्शन अराइजेस subject to the limitation of aforesaid, every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction the defendant or each of the defendants were. There are more than one. Where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally work for gain. Right? एनी ऑफ द डिफेंडेंट वेयर देर आर मोर देन, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, 20 की बात समझ लीजिए, वही वाली बात कौन सी कि वेयर काज ऑफ एक्शन अराइजेस वहाँ किया जा सकता है, या डिफेंडेंट जहाँ रिजाइड करता है, बिजनेस करता है या वर्क फॉर गेन करता है वहाँ कर सकते हैं। इसी तरह से अपन बात करते हैं कि एनी ऑफ द डिफेंडेंट वेयर देर आर मोर देन वन। अब ये समझिए कि मान लीजिए 3 जने हैं ए बी सी, अब वो गए बॉम्बे, ए जयपुर में रहता है और बी दिल्ली में रहता है और सी शिमला में रहता है, वो बॉम्बे गए। अब ये समझिए कि जब बॉम्बे गए तो सी ने ए और बी को प्रोमिसरी नोट के बेसिस पर, प्रोमिसरी नोट के बेसिस पे 20 लाख रुपए दे दिया। किसने? सी ने, जो शिमला रहता है। और ए और बी कहाँ रहते हैं? एक जयपुर में रहता है और एक दिल्ली में रहता है। प्रोमिसरी नोट कहाँ बना? बॉम्बे में बना। अब उस प्रोमिसरी नोट के, अब वो पैसा नहीं देते तो उस प्रोमिसरी नोट के बेसिस पे वो कहाँ मुकदमा कर सकता है? सी कहाँ मुकदमा कर सकता है? ए और बी के खिलाफ, क्योंकि ज्वाइंटली एक प्रोमिसरी नोट बना हुआ है, उस पर हस्ताक्षर हैं दोनों के। राइट? या तो काज ऑफ एक्शन जहाँ पैदा हुआ है बॉम्बे मुकदमा कर सकता है, या फिर वो जहाँ डिफेंडेंट रिजाइड करता है, वर्क फॉर गेन या बिजनेस करता है, तो वो दिल्ली में रहता है। और एक कहाँ रहता है? वो रहता है जयपुर में। अब ऐसी स्थिति में यदि सी ए और बी के खिलाफ दिल्ली में करता है तो जो ए व्यक्ति दिल्ली जयपुर में रहता है वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है कि साहब मैं भी तो डिफेंडेंट हूँ, है? और लॉ ये कहता है, सेक्शन 20 ये कहता है, वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, प्रोमिसरी नोट एक है, मुकदमा एक कर सकता है। तो जयपुर वाला कहता है कि नहीं साहब इसको तो जयपुर में करना चाहिए, मैं दिल्ली क्यों जाऊं? और यदि वो दिल्ली में करता है, आई एम सॉरी, जो जयपुर में करता है, तो दिल्ली वाला डिफेंडेंट कहता है कि साहब प्लेंटिफ ने जो है जयपुर में कर दिया तो मैं भी डिफेंडेंट हूँ, मैं जयपुर क्यों जाऊँ? लॉ की पोजीशन ये है कि वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, वर्क फॉर गेन, डज बिजनेस, इस तरह की बात है ना। तो बी और ये ए और बी के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं
बीइंग ए डिफेंडेंट। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा कि जो सी, जो जिसके पास ऑप्शन क्या है, अपने 20 लाख रुपए के प्रोमिसरी नोट को का मुकदमा करने का उसके पास क्या रेमेडी है? या तो वो काज ऑफ एक्शन के बेसिस पे कर दे, और काज ऑफ एक्शन के बेसिस पे यदि नहीं कर रहा है तो या वो डिफेंडेंट्स जहाँ रहते हैं, एक डिफेंडेंट दिल्ली में रहता है, एक डिफेंडेंट जयपुर में रहता है। अब समस्या ये है कि वो कहाँ करे, तो वो अदालत में एक एप्लीकेशन लगाए और ये कहे कि मैं दिल्ली की कोर्ट को चूज़ करता हूँ या मैं जयपुर की कोर्ट को चूज़ करता हूँ। जहाँ पर भी वो मुकदमा करेगा, डेट कोर्ट विल एंटरटेन, या तो दिल्ली करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफेंडेंट्स रेजिडेंस, या फिर वो यहाँ जयपुर करेगा। बट ही हैज़ टू गिव एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट, बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स आई चूज दिस पर्टिकुलर कोर्ट, आइदर ऑफ दिल्ली और डिफेंडेंट। यदि वो डिफेंडेंट्स के रेजिडेंस, बिजनेस या कैरीज वर्क फॉर गेन के आधार पे वो करना चाहता है, तो ये दोनों दिल्ली की या जयपुर की कोर्ट पे कर सकता है। ये अपन ने पढ़ा 20। उसका एक एक्सप्लेनेशन है कि कारपोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया in respect of any cause of action arising at any place where it has also a subordinate office at such places। निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारत में अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में या किसी ऐसे वाद हेतु की बाबत, काज ऑफ एक्शन की बाबत, जो ऐसे किसी स्थान में पैदा हुआ है, वहाँ अधीनस्थ कार्यालय भी है, ऐसे स्थान में कारोबार करता है वो।